राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो बनाई जा रही है मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही है। और इसके ऊपर जो NHRCL है, मतलब बुलेट ट्रेन को बनाने वाली जो कंपनी है, वो वक्त वक्त पे अपडेट वीडियोस भी डालती रहती है कि अब प्रोजेक्ट की अपडेट ये है, प्रोजेक्ट की अपडेट है। इसी के अंदर रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर करी एक टनल की, जहाँ पे आप टनल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टनल का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और उसमें कुछ डॉट से बनाए गए हैं, मतलब कुछ छेद से बनाए गए हैं। इस चीज़ को टनल हुड कहा जाता है। और बुलेट ट्रेन के इतिहास में एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है टनल बूम। उस टनल बूम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये जो हुड बनाया जाता है, इसको टनल हुड कहते हैं। और इसके बनने से या इसके सेक्शन पे प्रेजेंट होने से कुछ बातें हमें क्लियरली पता लग जाती हैं कि इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आएगी वो E5 सीरीज़ की ही आएगी। ठीक है, जो हमें बहुत सारी चीज़ सोच रहे थे हम कि यार हो सकता है कोई और बुलेट ट्रेन आ जाए, हो सकता है इंडिया अपनी बुलेट ट्रेन चलाए। यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट फॉर मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट हमको जो बुलेट ट्रेन मिलेगी वो E5 सीरीज़ की ही देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे इस टनल हुड के बारे में कि आखिर जापान ने इस टनल हुड को किस तरीके से बनाया था और उनका पूरा प्रोसेस क्या था। क्योंकि हमको तो देखो ये आज के टाइम में एक तरीके से थाली में सर्व करके मिल गया है, लेकिन जापान ने इसको बनाने के लिए कई सालों की रिसर्च करी है। तो थोड़ी सी रिसर्च करके आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो शिंकानसेन E5 सीरीज़ जो इंडिया में आने वाली है, इसके अलावा जो जापान है वहाँ पे इसकी ना बुलेट ट्रेन के बहुत सारे पहले वर्जन है पुराने। ठीक है, E0 से जो है वर्जन यहाँ पे बनते हुए आ रहे हैं और जापान में E6 भी चलती है, बट हमारे पास अभी E5 आएगी। ठीक है, तो जो E0 सीरीज़ है, सबसे पहले की जो बुलेट ट्रेन है जिसको E0 कहते हैं, 1964 में उसको टोक्यो से लेकर के ओसाका के बीच में स्टार्ट किया गया था। 1964 के अंदर ये ट्रेन स्टार्ट की गई थी और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो 210 kmph थी। ठीक है, लेकिन जब ये ट्रेन बन करके स्टार्ट हुई, चलनी शुरू हुई, उसके पास में जो लोग रहते थे ना, उन्होंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो है फेस करना शुरू करा और बाद में अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना शुरू करा। वो है टनल बूम को लेकर के। होता ये था दोस्तों कि जब ये बुलेट ट्रेन टनल के अंदर जाती थी तो बहुत सारा कंप्रेस्ड एयर जो है अपने साथ लेकर के जाती थी। मतलब इतनी स्पीड में टनल में जब बुलेट ट्रेन घुसेगी तो उसके आगे बहुत सारी एयर जो है कंप्रेस्ड हो जाएगी। और जब इतनी तेज़ चलती हुई ट्रेन आगे की तरफ जाएगी, बढ़ेगी, और एकदम से जब वो टनल एंड होगी तो जो हवा है वो बहुत भयंकर प्रेशर से, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो चुकी होगी टनल के अंदर, और एकदम से जो है जब वो बाहर निकलेगी तो होता क्या है कि एक बूम की आवाज़ आती है। मतलब ऐसा लगता है कि बम फट गया हो, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, अब आप इमेजिन करके देखो कि आपका जो घर है वो किसी टनल के पास में है, दिन की कम से कम 50-60 बार आपको बम के धमाके अगर सुनाई दें, इस तरीके की आवाज़ आपको अगर आए तो आपको कितना जो है अजीब लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ये लोग जो है फेस करने लगे थे। बाद में इन्होंने अथॉरिटीज़ को बताया। तो मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन वे में समझना चाहूँगा कि हम बिल्कुल साल दर साल बात करेंगे किस तरह से हो रहा है। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1964 में E0 स्टार्ट की गई थी। जब ये E0 चल रही थी 210 की स्पीड तक, तब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम लोग नहीं फेस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ी, मतलब फर्दर वर्जन्स में जब इसकी स्पीड बढ़ी 1970 से 1980 के बीच में, तब ट्रेन की जो स्पीड थी वो 240 से 270 के बीच में चलनी स्टार्ट हो गई थी। और इसी स्पीड पे, इसी पॉइंट पे यहाँ पे जो है टनल बूम स्टार्ट हुआ। और टनल बूम के साथ साथ जो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर हैं वो भी एक चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि सडनली प्रेशर चेंज होता है। जाहिर सी बात है, जब आप एक टनल में हो, जब आप टनल में चल रहे हो तो एक थोड़ा सा कान पे एयर प्रेशर अलग फील होता है और बाहर निकल रहे तो एयर प्रेशर अलग फील होता है। तो उनको अपनी बुलेट ट्रेन के अंदर यहाँ पे जापान को अपनी कमियाँ दिखनी स्टार्ट हुई। एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे NCRTC है जो कि बुलेट ट्रेन का माई बाप है एक तरीके से, वो बना रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो जापान के अंदर ना JR सेंट्रल है जो ये सारी चीज़ें करता है, मतलब उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वाला सारा काम करता है। तो बात आती है 1990 में, मतलब यहाँ पे जापान इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और JR सेंट्रल और वहाँ की जो अदर रेलवे रिसर्च एजेंसीज थी, जैसे एग्जांपल इंडिया में बात करेंगे तो मान लीजिए जो NCRTC है, RDSO है, ICF चेन्नई है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है मिल करके एक रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह की एक रिसर्च स्टार्ट करी कि हम इस टनल बूम की प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलती रही, सब कुछ होता रहा। 4 साल का वक्त बीत गया। 1994 के अंदर ये एक ट्रेन बनाते हैं 300X। इसको एक्सपेरिमेंटल ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रेन दोस्तों एक मूविंग लैब थी। मतलब इन्होंने पूरी की पूरी सिस्टम जो है अपना पैरामीटर्स नापने वाली जो सारी मशीनें थी वो ट्रेन के अंदर फिट कर देते हैं। और 300X जो ट्रेन थी, इसका मेन पॉइंट क्या था कि इसमें जो आगे की नोज़ होती है वो मल्टीपल नोज़ की टेस्टिंग की गई। अलग अलग तरीके की नोज़ वहाँ पे लगाई जाती, टेस्ट किया जाता, फेल होता, मतलब बहुत लंबे वक्त तक यहाँ पे जो है इस तरीके की टेस्टिंग चलती रही। लगभग 94 से 96 का जो टाइम है
और इसी टाइम फ्रेम में, मतलब ये टेस्टिंग वाला जो टाइम चल रहा है, इसी में ही एक इंजीनियर होता है जिनका नाम होता है इजी नाकात्सु। इजी नाकात्सु जो है एक तरीक ना, मतलब वो ना बर्ड गेजिंग करना पसंद करते हैं, मतलब पक्षियों को देखना बहुत पसंद करते हैं। तो एक दिन वो किंगफिशर बर्ड को देख रहे होते हैं, और किंगफिशर बर्ड किस तरह से पानी के अंदर घुसती है, अपना शिकार करती है। तो किंगफिशर बर्ड के अंदर वो क्या नोटिस करते हैं कि जब किंगफिशर बर्ड ऊपर से दूर से आती है तो जाहिर सी बात है वो हवा लेकर के आएगी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, एयर प्रेशर लेकर के साथ में आएगी, अपने पानी की तरफ आएगी। तो उसका टारगेट क्या होता है बर्ड का, कि मछली तक मेरी जो है हलचल नहीं पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल मुझे मिनिमम हलचल जो है लेकर के आना है, और जैसे मैं पानी में घुसूं उस वक्त में मेरा रेजिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ मुझे पानी में एंटर करना है और अपने शिकार पे हमला करना है। ये उस किंगफिशर बर्ड से आइडिया उठाते हैं, और इनको आइडिया आता है कि यार हम अपनी ट्रेन की जो नोज़ है उसको लंबा करते हैं, और यहाँ पे नोज़ को लंबा किया गया। और हम लोगों ने यहाँ पे देखी 1997 के अंदर E500 सीरीज़ यहाँ पे बुलेट ट्रेन की, ठीक है। पूरे जापान वगैरह में कहो या कहीं कहो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था जब बुलेट ट्रेन के अंदर यहाँ पे एरोडायनामिक्स यूज़ किए जा रहे थे और एरोडायनामिक ट्रेन जो है बनाई गई। इसके बाद साल आता है 2000 का, जब इनको समझ में आता है कि केवल और केवल एरोडायनामिक्स करने से भी कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ एरोडायनामिक लुक बनाने से भी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इन्वेंट किया जाता है टनल हुड। अब ये टनल हुड क्या करता है, आप लोगों को, आप में से जो भी लोगों को गन वगैरह के बारे में पता हो थोड़ा बहुत, और उसके साइलेंसर के बारे में पता हो, तो जो गन का साइलेंसर करता है सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे टनल हुड करता है। टनल हुड का काम क्या होता है कि जब ट्रेन आ रही है और अपने साथ वो बहुत सारी एयर लेकर के आ रही है, हवा बहुत सारी एयर है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो हवा कंप्रेस्ड होती जा रही है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन के साथ निकलने से पहले उस हवा को एग्जिट करने का एक पाथ यहाँ पे जो है टनल हुड देते हैं। और ये टनल हुड से होता क्या है कि ट्रेन के निकलने से पहले ही वो जो कंप्रेस्ड हवा है उसको एक एग्जिट पाथ मिल जाता है, वो ऊपर की तरफ को निकल जाती है और ट्रेन आगे की तरफ को निकल जाती है, जिससे जो बूम साउंड है वो मिनिमाइज हो जाती है। और यहाँ पे इस तरीके से जो है टनल बूम का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन्वेंशन हुई। और आगे बीतते हैं, मतलब और 10 साल आगे जाते हैं, 2011 के आसपास यहाँ पे जो जापान है वो E5 सीरीज़ लेकर के आता है, हाँ जो हमको मिलने वाली है E5 सीरीज़ लेकर के आता है। और यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो हो जाती है 320 kmph। और यहाँ पे जो नोज़ है, मतलब आगे की जो एरोडायनामिक नोज़ है, केवल वो नोज़ ही 15 मीटर की है। तो E5 सीरीज़ जो इंडिया में आएगी उस ट्रेन की जो नोज़ है वो ही 15 मीटर लंबी जो है रखी गई है, होगी जाहिर सी बात है, क्योंकि वही मॉडल इंडिया में आएगा। और जापान ऐसा क्लेम करता है कि ये जो हमारी E5 सीरीज़ है, इंक्लूडिंग टनल हुड वगैरह पूरा इंफ्रा अगर मिलाए, तो वर्ल्ड की बेस्ट यहाँ पे ट्रेन है जो कि कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकती है टनल बूम के इस मेथड को। अब ऐसा नहीं है कि टनल बूम का जो मेथड है वो जापान ने इस तरह से सॉल्व करा और ये मैंडेटरी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में और भी जगहों पे जहाँ पे जैसे TGV वगैरह चलती है, जहाँ पे अदर हाई स्पीड ट्रेन चलती है, उन सबके पास इसके अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के। जापान ने हुड बनाया इस तरीके से, अलग अलग जगहों ने क्या करा कि वो क्या करते हैं, अपनी टनल को एक स्लाइट डायगोनल में कट कर देते हैं, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ अपनी US विरल सेक्शन में जाओगे तो यहाँ भी आप देखोगे कि कई जगहों पे जो टनल हैं उनको इस तरह से स्लाइड कट किया हुआ है। वो स्लाइड कट इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो हमारी वंदे भारत ट्रेन वगैरह है वो भी जब टनल में चलती है तो इतनी लंबी लंबी टनल बनी हुई है कि वो टनल, जैसे मान लीजिए कोई 4 किलोमीटर की टनल है, अब 70-75 की स्पीड पे भी अगर ट्रेन चल रही है 4 किलोमीटर तक, तो वो अपने आगे कंप्रेस्ड एयर जो है बना देगी कहीं ना कहीं। इसलिए इन्होंने हल्के लेवल के यहाँ पर टनल बूम बना रखे हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये चीज़ थी, बट हाँ जब रफ्तार 320 की हो जाती है तो चीज़ें जाहिर सी बात है थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है और हमको चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। तो ये थी कहानी कहीं ना कहीं टनल बूम को लेकर के। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, राधे राधे।